नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस द विजन पर। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर एक सभी सब्जेक्टों को लेकर अपना जो चैनल स्टार्ट किया है, इसमें हिंदी की वीडियो आ चुकी है, मैथ्स की वीडियो आ चुकी है, इंग्लिश की वीडियो आ चुकी है। आज हम GS का जो है GS सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा बायोलॉजी। देखा जाए तो GS का सब बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसको जितना ही पढ़े उतना ही थोड़ा होता है। लेकिन फिर भी बायोलॉजी को अगर देखें तो बायोलॉजी की कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं, अगर उसको अच्छे से कर लें तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बायोलॉजी विषय को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो जीव विज्ञान हमारा जो विषय है GS का पहला, जीव विज्ञान से सभी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते चलेंगे, क्वेश्चन का प्रारूप भी बताता चलूँगा मैं साथ ही साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। आप कॉपी पेन लेकर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। इस बायोलॉजी शब्द को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर बायोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तो है बायो और प्लस लोगोस। जो यहाँ पर बायो शब्द है इसका अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस प्रकार बायोलॉजी शब्द का जो अर्थ हुआ वो हुआ आपका जीवन का अध्ययन। तो दोस्तों जीवन का अध्ययन यानी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करेंगे। तो जीवन जीवों में पाया जाता है और जीव यानी कि जंतु और वनस्पति। तो बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों यानी कि जंतु और वनस्पतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों यानी कि जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर कह सकते हैं जीव विज्ञान के पिता, तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था और इसको दो भागों में बांटा था, दो समूहों में बांटा था। कौन कौन से आप ये देखेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर अगर देखें तो अरस्तु को ही जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं या फिर जंतु विज्ञान का पिता कैसे, दोनों का ही उत्तर एक ही है, अरस्तु। ठीक है, अब थोड़ा सा जीवों के वर्गीकरण पर ध्यान देते हैं। जीवों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का मतलब होता है विभिन्न विशेषताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग कर देंगे। अकेले जीव ही नहीं, हम किसी भी चीज़ को अगर एक विशेषता के आधार पर अलग अलग हम करते हैं, अलग अलग समूह या वर्गों में बांट देते हैं, तो हम कहेंगे कि उनका हमने वर्गीकरण कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर अब हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों को जो वर्गीकृत किया उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तीन लोग यानी तीन वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें पहले हैं आपके अरस्तु, दूसरे हैं लिनियस और तीसरे जो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके विटकर। तो अरस्तु, लिनियस और विटकर के द्वारा हम जीवों के वर्गीकरण को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे, जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा था। इसने कहा था इनको जिसमें वर्गीकृत किया उन्हें इसने समूह कहा। तो एक तो बनाया इन्होंने जंतु समूह और दूसरा था पादप समूह। ठीक है, इनकी यानी कि अरस्तु की इस वर्गीकरण की प्रणाली को हम कहते हैं द्विसमूह प्रणाली। वर्गीकरण की द्विसमूह प्रणाली, वर्गीकरण की द्विसमूह प्रणाली। तो दोस्तों ध्यान रहे, क्वेश्चन आ जाता है कि जीवों के वर्गीकरण की द्विसमूह प्रणाली किसने प्रस्तुत की, तो उत्तर होगा इसका अरस्तु। उसके बाद लिनियस की अगर बात करें तो लिनियस ने
जीवों को दो भागों में बांटा, लेकिन वो समूह ना कहकर इन्होंने जगत कहा। तो यहाँ पर इन्होंने दो जगत बना दिए, नंबर एक जंतु जगत और दूसरा वनस्पति या पादप जगत। और लिनियस की इस वर्गीकरण की प्रणाली को जो कहा जाता है उसे कहते हैं द्विजगत प्रणाली। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली किसने प्रस्तुत की, तो अगर जगत पर क्वेश्चन पूछ ले, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर जगत पर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको द्विजगत प्रणाली कहेंगे और उत्तर होगा लिनियस। वैसे अरस्तु का जो है वो समूह प्रणाली है, तो समूह प्रणाली अगर कह दे तो अरस्तु, और जगत प्रणाली अगर कह दे लिनियस, दोनों ही ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर आता है तीसरा वैज्ञानिक जो है वो है हमारे विटकर। तो विटकर ने जो यहाँ पर प्रस्तुत की है दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पर 5 जगत प्रणाली यानी जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। किसने? विटकर ने। तो विटकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की है और यहाँ पर ये 5 जगत हैं कौन कौन से उसको देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो पहला जगत बताया था वो इन्होंने बताया मोनेरा, मोनेरा जगत। दूसरा प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जंतु जगत। चौथा पादप जगत और 5वां है आपका कवक। तो ये है क्या, इनके विषय में थोड़ा सा हमें विस्तार से अगर समझेंगे जानेंगे तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझते रहें, सुनते रहें, चीज़ों को नोट करते रहें। तो इसमें अगर पहले की बात करें, मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत में विटकर ने ऐसे जीवों को रखा था जो पूरी तरह से विकसित नहीं थे। यानी मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं वो सभी अविकसित जीव आते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। मोनेरा जगत में अविकसित जीव आते हैं, मोनेरा जगत में अविकसित जीव आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारे इसमें जीवाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पर है आपका प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत में उन सभी जीवों को रखा गया है जो बने हुए हैं एक कोशिका के। तो सभी एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीवों को इस जगत में रखा गया है। एक कोशीय जीव जैसे आपका अमीबा है, इसी में आएगा। पैरामीशियम है, ये भी इसी में आएगा। यूग्लिना है, ये भी इसी में आएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर अगर एक जीव की बात करें तो यहाँ ये है तुम्हारा यूग्लिना जीव और एक ये है अमीबा जीव। इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा, इसकी एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। अमीबा जो चलन करता है, सबसे पहले एक कोशीय जीव है, दूसरी बात जो ये चलन करता है, चलन अंग जो हैं इनके वो होते हैं कूटपाद, इन्हें कूटपाद कहते हैं, ठीक है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा के ये जो है ये पार्ट जो बनेंगे जो भी है इससे लुढ़कता हुआ जिस तरह से चलता है उसे हम क्या देते हैं कूटपाद। और इसके बाद ये अमीबा जो पाया जाता है अलवणीय, अलवणीय जल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक तीसरा और क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है अमीबा पर कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया या विधि के द्वारा ग्रहण करता है। तो जो विधि है वो है आपकी अंतर्ग्रहण,
तो अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, किस तरह से करता है जब हम जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, अमीबा का पॉइंट वहाँ पर भी आएगा, तब हम इसको आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा जीव हमारा जो है वो है यूग्लिना। ये जो यूग्लिना है, यूग्लिना एक कोशीय जीव है और एक ऐसा जीव है जो एक कोशिका का बना हुआ है, जंतु है। पहली बात, जंतु है, लेकिन जंतु होने के बावजूद भी यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, केवल पादप जगत ऐसा है जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक, क्योंकि उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इस यूग्लिना में ही पाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा जंतु है जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होने के कारण यह यूग्लिना जो है ये करता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ये यूग्लिना जो है, पहली बात यूग्लिना है जंतु, और जंतु होते हुए भी यह पादप जैसा कार्य कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है। इसीलिए यूग्लिना को जंतु और पौधों की बीच की कड़ी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों। यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम जंतु जगत। तो जंतु जगत में समस्त जंतु आ जाएंगे जितने भी हैं तुम्हारे बहुकोशीय जंतु। कौन से? बहुकोशीय जंतु। बहुकोशीय साथ साथ बहुकोशीय जंतु, और इसी के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका, जितने भी तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं या कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे? ये तुम्हारे जंतु जगत में जाते हैं। बाकी हमने जो यहाँ पर देखा था अविकसित जीव जितने भी हैं ये सारे के सारे इसमें प्रोकैरियोटिक जीव भी आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, जबकि जंतु जगत में यूकैरियोटिक, ठीक है। और प्रोटिस्टा में एक कोशिका वाले सभी जीव। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो जो भी कुछ भी ले सकते हैं, जितने जीव हैं, जंतु हैं, मतलब जैसे बंदर है, हाथी है, मछली है, पक्षी हैं आदि। तो यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए ये सारे के सारे क्या हैं? जंतु ही हैं। तो ऐसे जंतुओं को सबको एक जगत में रख दिया है जिसे कहा है इसने जंतु जगत, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 पर जो हमारा आता है वो है आपका पादप जगत। तो जितने भी पादप हैं या पौधे हैं, ठीक है, उन सभी को पादप जगत में रखा गया है। तो पादप जगत में उन सभी जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन सभी को पादप जगत में रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी इसमें पेड़ पौधे आएंगे वो सभी आ जाएगा। शैवाल भी ऐसा ही, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कवक। तो कवक जो हैं, ये कवक ऐसे जीव हैं जो कि पहली बात मृत स्थानों पर उगते हैं, मृत स्थानों पर उगते हैं। दूसरी बात, सॉरी मृत नहीं, अंधेरे वाले स्थानों पर उगते हैं।
अंधेरे वाले स्थानों पर उगते हैं, मृत स्थानों पर नहीं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी अपना भोजन जो है वो मृत जीवों से लेंगे या मृत जीवों के भाग से लेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और एक बात और ख़ास बात कि ये अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है कि कवक अपने भोजन को जो है किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ये अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये मृत जीवों पर उगते, एग्जाम्पल करें, या तो मृत जीव होगा उस पर उगेंगे या जीवों के मृत भागों पर उगेंगे। अगर एग्जाम्पल ले सबसे अच्छा है रोटी, ये ब्रेड, ये चमड़ा, ये सब जीवों के मृत भाग हैं। और जो फूई लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद या काली या सफ़ेद, तो ये जो होती है उसको कहते हैं हम कवक। ठीक है, फंगस। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जबकि अगर हम पादप जगत की बात करें तो यहाँ पर एक दो अंतर यहाँ से निकल कर आ जाएगा कि पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यानी इसका मतलब इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ये पादप प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो गैस है वो गैस आपकी है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए, ये भी हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो जीवों के वर्गीकरण के तो हमने देख लिया। अब देखते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम प्रणाली कह दो या फिर द्विनाम पद्धति कह दो। तो ये द्विनाम पद्धति या जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति जो है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति के सबसे पहले अगर बात करें कि द्विनाम पद्धति के पिता कौन हैं, या यहाँ पर कह दे कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के पिता या जनक जो हैं वो हैं आपके कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। ये जो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है, इसमें क्या बताया, तो कैरोलस लिनियस या फिर इन्होंने जो बताया उसने ये कहा कि प्रत्येक जीवधारी के नाम के दो भाग होते हैं। जीवधारियों के नाम के दो भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग है उसको वंश, और जो इसका दूसरा भाग है उसको जाति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार वंश और जाति अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारा जो नाम बनता है वह बनता है तुम्हारा वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो जीवों का वंश और जीवों की जाति, वंश और जाति वाले भाग को मिलाने पर बनता है वैज्ञानिक नाम। तो अगर जंतुओं का है तो कह देंगे जंतु वैज्ञानिक नाम, अगर वनस्पति का है तो कह देंगे वनस्पति वैज्ञानिक नाम। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्हीं का है। पहले कैरोलस लिनियस का नाम जो था वो कार्ल वॉन लिने था। जब इन्होंने अपना ये द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की तब इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, कैरोलस लिनियस लिख लिया। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसका नाम है, जैसे कुछ भी होगा, किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो जो भी नाम होगा उसके नाम का पहला भाग जो होता है वो वंश होता है, दूसरा जो होता है वो जाति होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आम है, आम का जो नाम होगा ये एक वनस्पति है तो इसका होगा यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम।
तो वनस्पति वैज्ञानिक नाम जो आम का है तो है आपका मैंगीफेरा इंडिका। उसी प्रकार अगर हम कहें मोर को तो नाम है इनका पावोक्रिस्टेटस। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होगा पावोक्रिस्टेटस। ठीक है, तो इसका ये नाम कौन सा हुआ? जंतु वैज्ञानिक नाम। क्यों? क्योंकि ये जंतु है। इसके बाद अगर हम घरेलू मक्खी का एग्जाम्पल लें तो घरेलू मक्खी, तो ये एग्जाम्पल जो है मक्खी, इसका होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। अब हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका है नेलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, इसी तरह से अभी जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो घोषित किया गया था 2006 में। किसको किया गया था? वो थी डॉल्फिन। कौन सी थी? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है इसका नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटेनिस्टा गंगेटिका नाम इनका है। तो इसी प्रकार हम जो हैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से जीवों के कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवों के नामकरण की जो पद्धति है, द्विनाम पद्धति, इसके जनक कैरोलस लिनियस ने, या फिर इनको शॉर्ट में जो जाना जाता है वो लिनियस के नाम से फेमस है। ये तो ये लिनियस क्या कर क्वेश्चन पूछ लेता है, कैरोलस या ना कहे या फिर कार्ल वन ना कहे, तो लिनियस को ध्यान में रखना है। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी और यहाँ पर इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, हम लगातार इस सब्जेक्ट की वीडियो यानी कि जीएस में जीव विज्ञान या बायोलॉजी की वीडियो अब डेली डाला करेंगे, तो थोड़ा इस पर इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट भी करते चलें साथ ही साथ। ठीक है।